एपिसोड 27 पेशकश मीरे कारवां। शेरपा ने जामों को पहले ही फायर में ढेर कर दिया था, लेकिन वो खुद समझ नहीं पाया था कि अंदरूनी दरवाजे में खड़े हुए आदमी ने उस पर छलांग लगा दी थी। उसे फायर करने की बजाय पिस्तौल से शेरपा के कंधे पर जरब लगाई और शेरपा करा कर उठा। खिड़की से बाहर खड़ा हुआ आदमी भी छलांग लगाकर अंदर आ गया। वो मुझ पर पिस्तौल के दस्ते से वार करने के लिए इधर उधर नाचने लगा, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे रहा था। मेरे चांगली को गिरफ्त में लिए इधर से उधर लौट लगा रहा था और फिर अचानक फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। फायरिंग की आवाज खिड़की की तरफ से आई थी और उसके साथ ही एक भारी आवाज गूंज उठी, खबरदार, पुलिस ने इस मंदिर को घेरे में ले लिया है, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। चांगली के दोनों साथियों ने हथियार डाल दिए। खिड़की की तरफ से दो आदमी कूदकर अंदर आ गए। मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका। ये दोनों वही थे जिन्होंने मधुमाला की कोठी की निगरानी पर तैनात किया गया था। मैंने भी चांगली को छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि चांदली भी हाथ उठा देगा, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैं भी अपनी जगह से उछला और दरवाजे की दूसरी तरफ राहदारी में जा गिरा। अंधेरे में एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं भी उसी कदमों की तरफ आवाज सुनकर दौड़ पड़ा। हम दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आ गए। चांगली मंदिर के पिछली तरफ भाग रहा था। वो मुझसे 10-12 गज आगे था। इस तरफ कदावर गंजान झाड़ियां थीं और मुझे अंदेशा था कि वो कहीं इन झाड़ियों में गायब ना हो जाए। मैंने भी उस तरफ दौड़ लगा दी। मैंने चांगली को झाड़ियों में जा लिया। वो अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मैं उसे कुछ देर तक झाड़ियों में रगीदता रहा, लेकिन बिलाहिर वो मेरी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गया। उसने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसे ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। इस मर्तबा हम जिस जगह गिरे थे वहां पानी का फैलाव काफी था। चांगली मेरे नीचे दब गया, लेकिन उसने मुझे पैरों से दूर उछाल दिया। मैं पुश के बल पानी में डूबी हुई झाड़ियों में गिरा। मेरा ख्याल था कि चांदनी एक बार फिर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इस मर्तबा उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और सीने पर सवार होकर दोनों हाथों से मेरे मुंह पर घोंसों की बारिश कर दी। मेरे दोनों जबड़ों पर घोंसे हथौड़ों की तरह बरस रहे थे, लेकिन एक मौके पर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे नीचे की तरफ खींचने लगा। चांदली मेरे ऊपर झुकता चला गया और मैंने मौका मिलते ही उसके चेहरे पर सर की जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर चांगली की नाक पर पड़ी थी। वो चीख उठा। उसके दोनों हाथ अब भी मेरे गिरफ्त में थे। मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक और टक्कर मारी, उसे एक तरफ उछाल दिया। चांदली की शराब की आवाज झाड़ियों के अंदर पानी में गिरा। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया था और चांदली को समझने का मौका दिए बगैर मैंने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। जनरल खुराट के आदमी से तवील अरसे से मेरा वास्ता रहा था, पहले थाईलैंड में और फिर गोल्डन ट्रायंगल में। ये लोग होनहार भेड़ियों से कम नहीं थे। थाईलैंड के सरहदी इलाके चियांग साइन में एक मर्तबा चांगली से भी आमना सामना हो चुका था और उसमें बला की ताकत भरी हुई थी, लेकिन गुजरते हुए वक्त ने उस पर कुछ असर नहीं डाला था। अब उसमें पहले जैसी बात नहीं रही थी और शायद यही वजह थी कि वो पहले की तरह जमकर अब मुकाबला करने की बजाय अपनी जान बचाकर भागने की फिक्र में था। चांगली को एक बार फिर मौका मिल गया। उसे मुझे फिर धक्का देकर गिरा दिया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उठकर उसके पीछे छलांग लगाना चाही तो पानी में मेरा पैर फिसल गया और मैं पुश के बल गिरा, लेकिन फौरन ही संभल गया। चांगली इस दौरान 20-25 गज आगे दूर निकल चुका था। उसके कपड़े और जूते भी पानी में भीगे हुए थे और शायद इसीलिए उसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जा रहा था। मैंने जल्द ही उसे जा लिया। एक मर्तबा फिर मैं उसे भागने का मौका नहीं दिया और उस पर लातों और घोंसों की बारिश करता रहा। इस दौरान एक आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ गया। वो उन 2 पुलिस वालों में से एक था जो हमारी मदद के लिए बरवक्त मंदिर में पहुंच गए थे। उसने भी चांगली को ठोकरों पर रख लिया। चांगली की चीखें वीराने में गूंजती रही और बिलाहिर वो अधमुआसा होकर गिर गया। मैंने झुककर चांगली को गिरबान से पकड़ना चाहा तो उससे अचानक ही मेरे जबड़े पर जोरदार घोंसा रसीद कर दिया। मैं कराहता हुआ लड़खड़ा गया। मेरे करीब खड़ा हुआ पुलिस वाला उस पर पल पड़ा और उस वक्त तक चांगली पर ठोकरे बरसाता रहा जब तक वो एक बार फिर बेहिसो हरकत नहीं हो गया। पुलिस वाला चंद लम्हे खड़ा हांफता रहा, फिर झुककर चांदली के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसके जैकेट के अंदरूनी जेब से पिस्तौल बरामद हुआ। मुझे हैरत थी कि चांदली ने पिस्तौल इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और ये बात फिर मेरी समझ में आ गई। मंदिर के तहखाने से वो बदहवासी की कैफियत में भागा था और फिर बाहर आकर मैंने इसे ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया था। हो सकता है कि भाग दौड़ में उसे पिस्तौल निकालने का ख्याल ही ना रहा हो और उसे मौका ही ना मिला हो। चांगली बेहोश हो चुका था। हम दोनों ने उसके बगलों में हाथ डाले और उसे झाड़ियों से घसीटते हुए मंदिर की तरफ ले जाने लगे। दूसरा पुलिस वाला और शेरपा अचानक ही दूसरे आदमी को मंदिर से बाहर ले आया था। वो औरत भी उनके साथ थी। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। गोमल और जामो वगैरह की लाशें तहखाने में छोड़ दी गई थी।
चांग ली को 10 मिनट बाद होश आ चुका था। हम उन सबको पिस्तौलों की जद में उस जगह पर ले आए जहां हमारी कार खड़ी थी। कार से चंद गज के फासले पर झाड़ियों में एक जीप भी मौजूद थी। इन सबको बांधकर जीप में लाद दिया गया। इनमें से एक पुलिस वाला बता रहा था कि जब मैं और शेरपा अपनी कार पर कोठी से निकले थे तो उन्हें किसी गड़बड़ का शुबा हो गया था। उन्होंने जीप पर हमारा पीछा करना शुरू कर दिया और सेलुलर फोन पर हेडक्वार्टर को इतला दे दी ताकि कोठी की निगरानी के लिए दूसरे आदमी को भेज दिया जाए। चांगली और उसके साथियों को जीप में डालने के बाद उसने पुलिस वाले ने सेलुलर फोन निकाल लिया और हेडक्वार्टर पर राब्ता करके सूरत हाल से आगाह करने लगा। वो चंद मिनट पर फोन पर बात करता रहा, फिर फोन बंद करके मेरी तरफ देखते हुए बोला, हम इन्हें लेकर हेडक्वार्टर जा रहे हैं, आप लोग अपनी कोठी पर चले जाइए। इंस्पेक्टर बरिंद्रा बाद में आपसे राब्ता करेंगे। और इन लाशों का क्या होगा? मैंने मंदिर की तरफ देखा। पुलिस की एक पार्टी यहाँ आ जाएगी, इन लाशों का बंदोबस्त भी वही लोग कर लेंगे, पुलिस वाले ने जवाब दिया। मैंने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए जीप की पिछली सीट पर बैठे हुए चांदली के करीब रुक कर गया। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए जीप की पिछली सीट पर बैठे हुए चांग ली के करीब रुक गया था। उसके पैर भी बंधे हुए थे और हाथ भी पुष्ट पर रस्सी से जकड़े हुए थे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया चांग ली, मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं यहाँ अपने आप से अहद किया था कि जनक खोराट के आदमी को यहाँ कदम नहीं जमाने दूंगा। मैंने हीरोइन की बड़ी खेप पर कब्जा किया और अब तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। जनक खोराट ने इस हित्ते में जो मंसूबे बनाए थे वो खाक में मिल चुके हैं। ये तुम्हारी खुशफहमी है, चांग ली ने कहा। हीरोइन की एक खेप पकड़े जाने से या 2-4 आदमी मारे जाने से जनक खोराट के मंसूबे मुतासिर नहीं होते। 500 किलो हीरोइन उसके लिए एक चुटकी के बराबर है। इस हीरोइन के पकड़े जाने से तो वो ना तो कल्लाश हुआ है और ना ही उसके आदमियों की तादाद में कमी आई है। जब तक नागपाल जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद है, जनक खोराट को अपने मकसद में नाकामी नहीं हो सकती। मेरे पकड़े जाने से मंसूबा खत्म नहीं हो गया। तुम देखोगे कि बहुत जल्द ये हिस्सा हमारे शिकंजे में होगा और यहाँ के सियासतदान और हुक्मरान भी हमारी मर्जी पर चलेंगे। तुम लोगों का ये घिनौना मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा चांगली, मैंने जवाब दिया। या सोमबा जैसे मुहिब्बे वतन और ब्रेंद्रा जैसे फर्ज शनाज ऑफिसरों को भी कमी नहीं है। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि यहाँ कामयाबी इंसानियत की होती है, जो तुम जैसे शैतान कदम जमाने में यहाँ कामयाब होते हैं। मैं अपनी कार की तरफ आ गया। शेरपा ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और मैं कीचड़ में लथपथ हो रहा था। मैंने पिछली सीट पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर पैसेंजर सीट पर डाल दिया और उस पर बैठ गया। पहले जीप हरकत में आई और उसके बाद हमारी गाड़ी रिंग रोड से जीप हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई और शेरपा ने कार दूसरी सड़क पर घुमा दी। जब हमारी कार कोठी में दाखिल हुई तो रात के 12 बज चुके थे। मेरी हालत देखकर मधुमाला और शोभा मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। मैं लाउंज में रुके बगैर तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं जिस्म पर तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर बरामद हुआ, अलमारी से कपड़े निकालकर पहने और लाउंज में आ गया। शेरपा मधुमाला और शोभा को इस मिशन के बारे में बता रहा था और मैं भी उनके करीब ही बैठ गया। मधुमाला चाय बनाकर ले आई थी और चाय की चुस्कियों के दौरान भी हम यही बातें करते रहे और फिर 1:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। मैंने झट से रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाने से पहले मेरा अंदाजा था कि ये इंस्पेक्टर बरिंद्रा की कॉल होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कॉल इंस्पेक्टर बरिंद्रा ही की थी, लेकिन उसने जो खबर सुनाई वो बड़ी खौफनाक थी। नागपाल के आदमियों ने रिंग रोड पर महाराजगंज के करीब जीप पर हमला करके चांगली को छुड़ा लिया था। इस झड़प में 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मुझे हैरत थी कि नागपाल के आदमियों को चांगली के पकड़े जाने की इत्तला कैसे मिली थी और उन्हें कैसे पता चला था कि चांगली को जीप पर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा है। इस झड़प में 2 पुलिस वालों के अलावा वो औरत और चांगली का एक साथी भी मारा गया था और हमलावर चांगली और एक साथी को छुड़ाने में कामयाब हो चुके थे और उसे छुड़ाकर साथ ले गए थे। एक पुलिस वाला अस्पताल जाने तक जिंदा रहा था। उसने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान मैं चांगली भी जख्मी हुआ था। उसे शायद पेट और टांग में गोलियां लगी थी। बरिंद्रा ने फोन पर बात करते हुए अचानक ही मुझे मंदिर में चांगली से होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। उसने कहा था कि उस रिवर वैली में जाने वाले हैं, कि ना सिर्फ वो रिवर वैली जाने वाले हैं जहाँ किसी हवेली में नागपाल उनका मुंतजिर था। मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा को इसके बारे में बता दिया। हो सकता है वो लोग चांदली को लेकर रिवर वैली में वाक़या उस हवेली में गए हों। मैंने कहा, रिवर वैली में वाक़या हवेली? इंस्पेक्टर ने कहा। उसके लहजे में सोच का आंसर नुमाया था। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रिवर वैली तो बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, उस तरफ भी कई कदीम हवेलियां हैं। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चांगली किस हवेली की बात कर रहा था। बहरहाल मैं सुबह तुमसे बात करूंगा। बरिंद्रा ने फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और उठकर शोभा के करीब बैठ गया।
रात ही को 2 बजे दूसरे सादा लिबास वाले कोठी की निगरानी के लिए पहुंच गए थे और सुबह 11 बजे के करीब मधुमाला के कबीले के 4 अफराद भी पहुंच गए। उनमें 3 मर्द और एक औरत थी। औरत निकलते हुए कद और सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। वो तीनों मर्द भी दराज कामत और दिलकश नक्शो निगार के मालिक थे। उन लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मधुमाला के कबीले के लोग बहुत ही हसीन और खूबरू थे। मर्दों को कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया गया था, जबकि उस औरत को कोठी के अंदर जगह दे दी गई थी। आगे आने वाली थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। मांदी नामी उस औरत ने जिस तरह काम में मसरूफ हो गई थी, उसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पहले भी यहाँ आती रही थी और वो इस कोठी के नक्शे से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। 2 दिन बाद मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ बहुत से लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने मायामती वाले मकान में वापस जाने का इरादा कर लिया। मैंने मधुबाला को अपने इस फैसले से आगाह किया तो वो एकदम परेशान हो गई। अगर तुम इन लोगों की वजह से कुछ उलझन महसूस कर रहे हो तो मैंने वापस भेज देती हूँ। मधुबाला ने कहा, नहीं, इनकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने जवाब दिया, तुम मेरे हालात से वाकिफ हो। दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या दूसरे बेगुनाह लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया है। वैसे हम तुमसे मिलते रहेंगे और फोन पर भी हमारा आपस में राब्ता रहेगा। शेरपा भी मेरे इस फैसले से कुछ जुज़बुज़ सा हो गया था, लेकिन उसे हमें रोकने के लिए ज्यादा इसरार नहीं किया। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। मैंने अस्पताल फोन करके मायामती को बता दिया कि दोपहर के बाद हम उसके मकान में चले जाएंगे। वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश हुई थी। उसे बता दिया कि मकान की चाबी वहीं मिलेगी जहां पहले रखी होती है। दोपहर का खाना हमने मधुमाला वगैरह के साथ ही खाया और फिर हमारा सूटकेस शेरपा ने गाड़ी में रख दिया। मेरे और शोभा के कपड़े भी और जरूरत की चीजें एक ही सूटकेस में थी। दिल्ली बाजार से कॉटेज होटल की तरफ घूमने के बाद मैंने शेरपा को रास्ता बताता रहा। इस तरह मायावती के मकान तक पहुंचने में हमें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मैंने रास्ते में जरूरत की कुछ चीजें भी खरीद ली, जो मैंने और शेरपा ने उठाकर अंदर पहुंचा दी। शेरपा पहली मर्तबा हमारे साथ यहाँ आया था। वो घूम फिर कर मकान को अच्छी तरह से देख रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद वापस चला गया। यहाँ आने के बाद मैंने फोन पर इंस्पेक्टर बरिंद्रा को भी इतला दे दी। उससे कुछ ताज़ा खबरें भी ले ली, लेकिन चांगली के मामले में ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी। उन्होंने रिवल वैली में उस हवेली का सुराग तो लगा लिया था, लेकिन वहां उन्हें कुछ सुराग नहीं मिला था। चांगली की तलाशी के दौरान एक मरतबा मैदान में मैंने फिर उतरने का फैसला कर लिया। उस शाम 5 बजे के करीब हम अस्पताल में पहुंच गए। अस्पताल में सिम्बा से ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। उसे प्राइवेट रूम में मुंतकिल किया जा चुका था और इत्तफाक से ये कमरा भी मायावती के ही अंडर आता था। सिम्बा के हाथों और पैरों के जख्म बिगड़ चुके थे और मायावती के कहने के मुताबिक उसके जख्म ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त दरकार था। हम 7 बजे तक अस्पताल में रहे और मायावती की ड्यूटी खत्म हो गई। वो नई नर्स को चार्ज देकर हमारे साथ ही अस्पताल से निकली थी। मैंने इन दोनों को एक टैक्सी पर बिठाकर घर की तरफ रवाना कर दिया और खुद शहर के वस्ती इलाके के अंदर इंदिरा चौक की तरफ आ गया। ये शहर के उन इलाकों में से एक था जहाँ शाम होते ही गुंडा अनासर की सरगर्मियां अरूज पर हो पहुंच जाती थी। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो ऐसे ही किसी इलाके में मिल सकता था, लेकिन 1-2 जगहों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि दुर्गा नाम का वो शख्स दरबार स्क्वायर की तरफ मिलेगा और माखन टोल के इलाके से होता हुआ दरबार स्क्वायर की तरफ में आ गया। दुर्गा कुमारी मंडल की बुद्धगाह इबादतगाह से जरा आगे बसंतपुरा का एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ वहां पर चाय पी रहा था। वो मुझे फौरन ही वहां मिल गया। उसने भी मुझे फौरन पहचान लिया। मैं वहां बैठकर उससे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता था। हम फ्रीक स्ट्रीट पर वाक़ एक और रेस्टोरेंट में आ गए। ये जरा महंगा रेस्टोरेंट था और यहाँ गाहकों की आमदोरफ्त भी महदूद ही रहती थी। दुर्गा से मेरी मुलाकात सोमबा के तवस्सुत से ही हुई थी। वो करेंसी का नाजायज धंधा करता था। इससे पहले भी वो मनशियात ही की कारोबार से वाबस्ता था, लेकिन सोमबा से मुलाकात करने के बाद उसने मनशियात का बिजनेस छोड़कर करेंसी का धंधा शुरू कर दिया था। वो किसी गिरोह से वाबस्ता नहीं था और हमेशा अकेले ही काम करता था। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? मैंने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। एतमाद पर ही तो अपना धंधा चल रहा है, दुर्गा ने जवाब दिया। जराइम पेशा है तो क्या हुआ, अपने भी कुछ असूल हैं और सबसे पहला असूल यह है कि किसी को धोखा देकर उसके एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ। मुझे सोमबा जैसा एक खरा आदमी मिला था, लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं था। गोमल ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैंने कहा, अपनी जान भी चली जाए तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम काम तो बताओ, दुर्गा ने कहते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया।
मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। चंद लम्हे में उसके चेहरे को तकता रहा, फिर उसे बताने लगा, मैं उससे क्या काम लेना चाहता हूँ। काम खतरनाक है, दुर्गा ने कहा। कई आदमी मारे जा चुके हैं। नागपाल तो पागल हो चुका है। उसने इस शहर में अपनी राजधानी कायम कर रखी थी और यहाँ उसका सिक्का चलता था। सियासतदान, मंत्री और बड़े बड़े सरकारी अफसर भी उसके सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। उसके एक इशारे पर सारा शहर बंद हो जाता था। लेकिन जब से इंस्पेक्टर आजम और तुम यहाँ आए हो, उसके सारे मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। सुना है उसने हीरोइन की सप्लाई का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका मंसूबा सत्यानाश हो गया। तुम पहले शख्स हो जिसने उसे इतना नुकसान पहुंचाया। चंद रोज पहले तुमने उसके चीनी दोस्त को भी पकड़वा दिया था, लेकिन वो लोग उसे छुड़ा कर ले गए। मुझे हैरत है तुम अब तक बचे कैसे हुए हो। नागपाल तो अपने दुश्मनों को चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता। बात दरअसल ये है कि, मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, नागपाल जैसे लोगों का कोई किरदार नहीं होता। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनके किसी फेल से किसी को और कितना नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें सिर्फ अपना मुफाद अजीज होता है। ये लोग अपने गिर 4 आदमी जमा कर लेते हैं, दहशत और मार धाड़ के बलबूते पर दूसरों पर धाक बैठाकर अपना काम निकालते हैं। और ऐसे काम आमतौर पर भत्ता वसूल करने से शुरू होते हैं। शुरू में इनको रोकने की कोशिश न की जाए तो ये नागपाल बन जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को रोकने के लिए इन्हीं का तरीका इस्तेमाल किया जाए। शराफत की जुबान तो ये लोग समझते नहीं। ऐसे लोगों के हाथ रोकने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी शराफत में मार तो खा लेते हैं, मगर इन गुंडों और बदमाशों पर हाथ नहीं उठाते। और इसी तरह नागपाल जैसे लोग जन्म लेते हैं। यही मसला है, दुर्गा ने कहा। शरीफ लोग डरते हैं और मैंने शराफत छोड़ दी है। मैंने उसकी बात काट दी। ये बात मैंने बहुत अरसा पहले महसूस कर ली थी कि गुंडों और बदमाशों के सामने शराफत का मुजाहरा करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। इसलिए अब मैं उन लोगों से उन्हीं की जुबान में बात करता हूँ। नागपाल का हाल तुम्हारे सामने है, और वो चीनी चांगली उस शख्स का आदमी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हीरोइन सप्लाई करता है। नागपाल के तवज्जो से इस मुल्क में ये जहर फैलाना चाहता था और यहाँ हीरोइन की फैक्ट्रियां लगाना चाहता था। लेकिन मैंने उसका मंसूबा नाकाम बना दिया और मैंने तहैया कर लिया कि उसे यहाँ कदम नहीं जमाने दूंगा। उस 1.5 महीना पहले मैंने इसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था। 500 किलो हेरोइन उसके आदमी से छीन कर जाया कर दी। लेकिन हेरोइन की ये मिकदार उनके लिए चुटकी के बराबर है। वो कि मैंने इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यही उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि यहाँ उनके कदम आसानी से नहीं जम सकते। गुज़श्ता रात मैं एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला, गुज़श्ता रात मैंने उस चीनी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन नागपाल के आदमी से पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए। मुझे उसी चीनी की तलाश है। नागपाल के आदमी से उसका ताल्लुक रहा है और मेरा ख्याल है कि तुम कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर सकते हो जो मेरे लिए बहुत ही मुफीद साबित हो। तुम पर किसी को शुबा भी नहीं हो सकता। और मैं एक और बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। वो क्या? दुर्गा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हो सकता है कि तुम्हारे बारे में पता चल जाने पर वो तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करें या तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारा रास्ता रोक दें। मैंने कहा, लेकिन एक बात तुम भी जानते हो कि सच्चाई से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। अगर तुम सच्चाई की राह में जान दोगे तो अमर हो जाओगे। मैं समझता हूँ, दुर्गा ने कहा। यही बात मुझे सोमवा ने भी समझाई थी और मैंने ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया था। तुम्हारे बारे में मैं सुनता रहता हूँ। तुम उस वक्त नागपाल के दुश्मन नंबर 1 हो और मुझे तुम्हारा साथ देकर बहुत खुशी होगी। गुड, मैंने कहा। मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे डील की और तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मुझे क्या करना होगा? उसे सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। उस चीनी का सुराग लगाना है, मैंने कहा। अगरचे तुम पर उन्हें कोई शुबा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर पता चल जाए तो तुम्हें कहाँ इतला देनी होगी? मैंने मायावती के मकान का फोन नंबर बता दिया और उसके कुछ देर के बाद मैं उसे वहीं बैठा छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। काउंटर से करीब गुजरते हुए मैंने काफी का बिल भी अदा कर दिया था। फ्रीक स्ट्रीट से निकलकर मैं गंगा पाथ पर क्रिस्टल होटल के करीब मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई थी। उस टैक्सी पर मैंने दिल्ली बाजार तक सफर किया। वहां से आगे कुछ देर तक मैं पैदल चलता रहा और फिर एक साइकिल रिक्शा बैठकर घर पहुंच गया।
इस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। शोभा और मायावती खाना खा रही थी और मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। उस रात मुझे ढंग से नींद नहीं आ सकी। मायावती और शोभा एक ही कमरे में सो गई थी और मैं उस कमरे में लेटा हुआ था जहाँ पहले मायावती सोया करती थी। मुझे ढंग से नींद नहीं आई थी। कभी आंख लगती और कभी मैं चौंक कर बेदार हो जाता। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो मुझे यूं लगा जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे बाजू से पकड़कर उठा रही हो। मैं कमरे से बाहर आ गया। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत आ रही थी। उस वक्त ना तो मैं जाग रहा था ना सो रहा था। लगता था जैसे किसी ने मुझे ट्रांस में ले रखा हो। मैं अपनी इसी कैफियत में चलता हुआ उस कमरे में आ गया जहाँ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था। कमरे में अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही मुझे झटका सा लगा और मैं जैसे होश में आ गया। सामने तख्त पर कोई लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद मैं इस ह्योले को साफ तौर पर देख रहा था। वो अजीब सा ह्योला था, जैसे चांद की दूधिया रोशनी से इंसानी पैकरमार से वजूद में आ गया हो। वो किसी औरत का ह्योला था। बदन के नशेबो फराज बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने उंगली दांतों तले दबाई। मेरे मुंह से सी की हल्की सी आवाज निकल गई। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। मैं कुछ और आगे बढ़ा और निहायत ही मदम रोशनी में इस ह्योले को बहुत ही मैंने गौर से देखा। उसमें से बहुत ही मदम सी लहरें उठ रही थी। उसके चेहरे पर कभी उभरती और कभी लहरें उन्हें मिटा देती, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वो नीलगिरी थी। नीलगिरी का चांदनी के पैकर में ढला हुआ ये रूप मैंने पहली बार देखा था और मुझे यह एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। वो कुछ बेचैन सी थी। उसके चेहरे के गैर वाज़ेह नकुश भी उसकी बेचैनी की निशानदेही कर रहे थे। मैं तख्त के करीब पहुंचकर आहिस्तगी से आगे से को झुका तो मेरे गले में पड़ी हुई नीलगिरी की माला नीचे गिर गई और उसके साथ ही चांदी के पैकर में ढला हुआ वो ह्योला किसी पुरसकून झील की सतह पर हल्की सी लहरों की हरकत करते हुए सिमटने लगा और बिलाहिर एक नुक्ते की सूरत इख्तियार करके निगाहों से ओझल हो गया। कमरे में गहरी तारीकी छा गई। इतनी दबी इस तरीके के हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं चलने में बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर टटोलते हुए दरवाजे के साथ वाली दीवार के करीब पहुंच गया और पत्ती जला दी। बिस्तर खाली था। ताहम मेरी माला बिस्तर के करीब ही पड़ी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर माला उठा ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। हुक खुल जाने से माला मेरी गर्दन से गिर गई थी। मुझे इस बात पर हैरत थी कि ये हुक किस तरह खुल गया था। मैंने माला गले में डाल ली और फिर वापस अपने कमरे में जाने के बजाय तख्त पर लेट गया। मेरा ज़हन हासा उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था अगर रोशनी के ह्योले के रूप में वो वाकई नीलगिरी थी तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। पहले जब मैं कभी आसपास नीलगिरी के वजूद का एहसास होता था तो कानों में इसकी सरगोशी जरूर सुनाई देती थी, लेकिन ये पहला मौका था कि वो रोशनी के ह्योले की सूरत में मेरे सामने आई थी और खामोशी से गायब हो गई थी। सुबह में देर तक सोया रहा। मायावती तो सुबह सवेरे ही ड्यूटी पर चली गई थी और शोभा मुझे जगाने की कोशिश नहीं की थी। 2-3 दिन गुजर गए। चांगली का कोई सुराग नहीं मिला था और दुर्गा रोजाना मुझे टेलीफोन पर रिपोर्ट देता रहा। मैं और शोभा शाम के वक्त अस्पताल का चक्कर भी लगा आते। मुझे देखकर सिम्बा के चेहरे पर रौनक सी आ जाती थी। चौथे दिन मैंने नीलगिरी के ह्योले को फिर देखा। मुझे हैरत थी कि वो इतनी बेचैन और मुस्तरिब क्यों है। और उस रात के आखिरी पहर मेरी नजर दोबारा उस पर पड़ी। वो कुछ कहे बगैर तारीकी में तहलील हो गई थी। मैं सोच में पड़ गया, क्या कोई बहुत बड़ी पुरस्कार कुव्वत थी जो इस तरह कहीं भी आ जा सकती थी। नीलगिरी तो बहुत बड़ी शक्ति थी जिसे हासिल करने के लिए हजारों साल से कोशिशें हो रही थी। और इतनी बड़ी महान शक्ति इस तरह बेकल हो सकती है, बेचैन हो सकती है। 2 दिन और गुजर गए और फिर उस रात 10 बजे के करीब दुर्गा ने फोन पर इतला दी कि चांगली दरिया अशोमती के उस पार ओबराय होटल के करीब एक कोठी में मुकीम है जहां उसका इलाज हो रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो चांगली ही है? मैंने तेजी से पूछा। 100%, दुर्गा ने जवाब दिया। शहर के जिस डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जा रहा है उसका स्पेशलिस्ट आज शाम मेरे पास $5000 अमेरिकी डॉलर के करेंसी नोट बेचने के लिए आया था। मैंने सरसरी से अंदाज से पूछा कि उसने ये नोट कहाँ से लिए तो उसने बताया कि उसका डॉक्टर एक चीनी का इलाज कर रहा है जो किसी झगड़े में जख्मी हो गया था। ये अमेरिकी डॉलर के नोट उसने डॉक्टर को फीस के तौर पर दिए थे। इससे मैंने बातों ही बातों में उसकी कोठी का पता भी मालूम कर लिया और उसके जाने के बाद मैंने मोटरसाइकिल पर उस इलाके का दौरा किया। उस कोठी के सामने नाक बाल के कुछ आदमी पहरा दे रहे हैं। यकीनन अंदर भी कुछ लोग मौजूद होंगे, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो चीनी उसी कोठी में ही है। ठीक है दुर्गा, मैंने कहा, अब तुम इस कोठी की तरफ नहीं जाओगे। मैंने फोन बंद कर दिया। इस इत्तला पर मेरे बदन में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी। मैं उस वक्त अकेला था और समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बिलाहिर मैंने फोन का रिसीवर उठाया, पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल करना लगा।
इंस्पेक्टर बरिंद्रा से राब्ता होने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी और इत्तेफाक से इंस्पेक्टर आजम भी वहीं मौजूद था। और जब मैंने चांगली के बारे में बताया तो ये इतला मेरे लिए खासी सनसनीखेज साबित हुई कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा को भी इस कोठी में चांदनी की मौजूदगी की इतला मिल चुकी थी और वहां पर कोठी पर छापा मारने की तैयारी हो रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि तकरीबन 1 घंटा पहले वो डॉक्टर हमारी गिरफ्त में आ गया था जो चांगली का इलाज कर रहा था? बरिंद्रा ने मेरी बात काट कर कहा। तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम अपने मकान से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने मजीद कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बरिंद्रा ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और लाउंज से निकलकर बरामदे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शोभा भी मेरे पास आकर बैठ गई और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करने लगे। मैंने शोभा को इस ताज़ा सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बरिंद्रा की तरफ से किसी इत्तला का मुंतजिर था, लेकिन 1 बजे तक कोई इत्तला नहीं आई थी। शोभा उठकर जाने लगी तो मैंने उससे अपने लिए 1 कप चाय और मंगवा ली थी। मायावती पहले ही सो चुकी थी और मैं अकेला बरामदे में बैठा चाय पीता रहा और वक्त गुजरता रहा। 2 बज चुके थे। अब मुझे तशवीश होने लगी, बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं अंदर आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर मैं हेडक्वार्टर का नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन वहां अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से कह दिया था कि जैसी कोई खबर आए मुझे फोन पर फौरन इतला दे। मैं उस वक्त सोफे पर नींद दराज ऊँग रहा था कि फोन की घंटी की आवाज से मैं हड़बड़ा कर उठ गया। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई तो मैं संभल कर बैठ गया। मुझे यकीन था कि तुम जाग रहे होगे। बरिंद्रा की आवाज सुनते ही मैंने कहा, हाँ, मुझे नींद कैसे आ सकती है जब मिशन ही इतना अहम हो? मैंने जवाब दिया, मैं तो इस कार्रवाई का रिजल्ट जानने के लिए बुरी तरह बेचैन हूं। क्या रहा? चांगली अपने अंजाम को पहुंच गया, बरिंद्रा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारी तरफ जीप भेज दी है, अस्पताल आ जाओ, तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा। जीप तुम्हारे यहाँ पहुंचने वाली होगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता दूसरी तरफ से लाइन मुनक़ता हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया और अपनी जगह पर आकर जॉगर्स पहनने लगा। मैं फीता बांध रखा था। बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी। मैंने दरामदे में आकर देखा। गेट के सामने पुलिस जीप खड़ी थी और एक बावर्दी कांस्टेबल जीप से उतरकर गार्बन कॉल बेल बजाने के बजाय गेट की तरफ आ रहा था। मैंने उसे आवाज देकर कॉल बेल बजाने से मना कर दिया और शोभा वाले कमरे में आ गया। शोभा बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। वो गहरी नींद में थी। मैंने 1-2 मरतबा पहले उसे होले से पुकारा, फिर कंधे से हाथ हिलाकर उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम उठकर दरवाजा बंद कर लो। मैंने होले से कहा। क्यों, क्या हुआ? मायावती कहाँ है? वो बदहवास हो गई। सब ठीक है, मैंने कहा। मायावती अपने कमरे में सो रही है। इंस्पेक्टर बरिंद्रा का फोन आया था, उसने मुझे अस्पताल बुलाया है। शोभा के दिमाग पर अब भी नींद का खुमार तारी था। वो मेरी बात नहीं समझ सकी थी, लेकिन उठकर मेरे साथ आ गई। पुलिस की जीप गेट के सामने खड़ी थी और ड्राइवर के अलावा 2 मुसल्लह कांस्टेबल भी मौजूद थे। मैं उस वक्त तक जीप के पास खड़ा रहा जब तक शोभा ने बाहर का गेट बंद करके अंदर जाकर बरामदे वाला दरवाजा भी बंद नहीं कर लिया। अस्पताल पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। अस्पताल में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और पुलिस के कई आला अफसरान भी नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने बड़ी ही गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। उसके साथ ही इंस्पेक्टर आजम भी था और इंस्पेक्टर आजम से मेरी मुलाकात कई रोज बाद हुई थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा मुझे इस कमरे में ले गया जहां फर्श पर 5 लाशें पड़ी हुई थी और ये तमाम लाशें सफेद चादरों से ढकी हुई थी और तमाम चादरों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। बरिंद्रा ने झुककर एक लाश के चेहरे से चादर हटा दी। वो चांगली था। चादर पर कई जगह खून के धब्बे थे। मैंने चादर का कोना पकड़कर उसे पूरी तरह से हटा दिया। चांगली की लाश बिल्कुल छिलनी हो रही थी। उसके जिस्म पर कम से कम 20 गोलियां लगी थीं। बाकी 4 लाशों में 2 चांगली के साथियों की और 2 पुलिस वालों की थी। हम उस कमरे से बाहर आ गए। बरिंद्रा बता रहा था कि जख्मी होने के बावजूद चांगली ने पुलिस का मुकाबला किया था। उसके हाथों एक कांस्टेबल जहां बहक हो गया था, जिस पर दूसरे पुलिस वालों ने इसे छिलनी कर दिया। फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, तुम्हें अचानक कोठी में चांगली की मौजूदगी की इतला कैसे मिली थी? एक मुखबर के जरिए, बरिंद्रा ने जवाब दिया। हमारा एक मुखबर शाम को इंदिरा चौक के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। दुर्गा भी वहां मौजूद था। वो करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करता है। एक आदमी उसे 5,000 अमेरिकी डॉलर कैश करवा कर ले गया तो हमारे मुखबर को उस पर शुबा हुआ। हमारे मुखबर ने उसका पीछा किया और हमें इतला दे दी। इस कोठी पर छापा मारा गया तो पता चला कि वहां एक डॉक्टर की रिहाइश गाह है और जो शख्स दुर्गा से करेंसी तब्दील करवा कर लाया था वो डॉक्टर का नायब था। डॉक्टर से पूछताछ के दौरान में ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो एक जख्मी चीनी का इलाज कर रहा है और ये करेंसी नोट उसे फीस के तौर पर मिले थे।
पुलिस के तरीक़ेकार से तुम वाकिफ हो। बाज़ औक़ात तो वो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। वो डॉक्टर तो सीधा सादा और शरीफ आदमी था। धमकियों से डर कर और भारी फीस के लालच में आकर वो जख्मी चीनी का इलाज करने पर मजबूर हो गया था। उसने हमें सब कुछ बता दिया कि वो जख्मी चीनी कौन था और उसका इलाज करने वाले कौन लोग थे। चांगली के बारे में तस्दीक हो जाने के बाद हमने छापा मारने की तैयारी कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया। अब मैं तुमसे मालूम करना चाहूंगा कि तुम्हें उसका पता कैसे चला था। दुर्गा से। मेरे जवाब पर बरेंद्रा चौंक सा गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर से दुर्गा के बारे में बतलाने लगा। बहरहाल बरेंद्रा गहरा सांस लेते हुए बोला, इस ड्रामे का एक सीन खत्म हो गया। अब नागपाल रह गया है। उससे हम कदम नहीं जमाने देंगे। वो या तो मुल्क छोड़कर भाग जाएगा या उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। 5 लाशों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोठी पर मुकाबले की नौयत कर रही होगी। कई आदमी जख्मी हुए थे जो पुलिस की निगरानी में जेरे इलाज थे। सुबह 6 बजे के करीब ही पुलिस जीप पर वापस आ रहा था मैं कि बाग बाजार से गुजरते हुए सड़क के ऐन वस्मे में योगी गौतम बोस को देखकर चौंक गया। उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और गौतम बोस सड़क के ऐन वस में खड़ा था और जीप तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोको जीप रोको! मैं एकदम चीख उठा। मेरे इस तरह चीखने पर ड्राइवर बदहवास हो गया और उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाया। जीप ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ सड़क पर घूमकर रुक गई थी। क्या हुआ सर? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबल भी जोरदार झटका लगने से अगली सीट की पुश से टकरा गए थे। वो जीप के नीचे कुचला जाता। मैंने कहा, लेकिन सामने तो कोई नहीं है सर, सड़क दूर तक खाली पड़ी है। ड्राइवर ने कहा, सड़क वाकई दूर तक खाली थी। मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया। मैंने गौतम बोस को सड़क के ऐन वस में खड़े देखा था। अगर मैं जीप ना रुकवाता तो वो कुचला जाता, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। सड़क दूर तक खाली थी। तकरीबन 20 गज के आगे एक कुत्ता सड़क पर एक तरफ दूसरी तरफ से टहलता जा रहा था। वो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो यही था। मैं परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। आप भी शायद रात भर जागते रहे हैं। हो सकता है कि आपको नींद का झोंका आ गया हो। और अकब से हॉर्न की तेज आवाज सुनकर ड्राइवर ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। उसे पीछे मुड़कर देखा। वो दूध की सप्लाई वाला ट्रक था। हमारी जीप सड़क के वस में आड़ी तिरछी खड़ी थी। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया और जीप को हरकत में ले आया। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा, क्या वाकई में जीप में बैठे बैठे ऊँघ गया था और कोई सपना देख रहा था। लेकिन वो सपना नहीं था। मैंने जागती आंखों से गौतम बोस को जीप के सामने खड़े वस में खड़े देखा था, लेकिन वो पलक झपकने की देर में कहाँ गायब हो गया था। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। घर पहुंचा तो मायावती जाग चुकी थी और वो ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रही थी। उसके हाथ से मैंने चाय का एक कप लिया और उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आके सो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया होऊंगा कि शोभा ने मुझे झंझोड़ कर उठा दिया। आंख खुलते ही मैं बदहवास सा हो गया। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मैं शोभा के बिस्तर पर था और वो मुझे झंझोड़ कर अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखकर धक्का दिया तो मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। शोभा उछलकर बेड से दूर चली गई। उसके अपने जिस्म पर शबहवाद का लिबास दुरुस्त करते हुए बड़ी ही परेशान नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या बात है हिम्मत सिंह? शोभा की आवाज मेरी समाज से टकराई और मैंने आंखें खोल दी। तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं शोभा, मैं हकलाया। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में और तुम्हारे बेड पर कैसे आ गया। मैं तो अपने कमरे में था। शायद तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। शोभा ने बढ़कर मेरी परेशानी पे हाथ रख दिया। मुझे ना तो बुखार था और ना ही तबीयत खराब थी, लेकिन चंद रोज से मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था और कुछ अजीब से वाकयात मेरे साथ पेश आ रहे थे। पिछले चंद रोज के दौरान मैंने 2-3 मरतबा नीलगिरी का धुंधला सा ह्योला भी देखा था और आज सुबह सड़क पर जीप के ऐन सामने गौतम बोस खड़ा नजर आया था, लेकिन दर हकीकत वहां कुछ भी नहीं था। मैंने चीख कर जीप रुकवाई थी और मुझे पुलिस वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था और अब मैं शोभा के सामने शर्म और नदामत से कटा जा रहा था। रात के आखिरी पहर तुम कहीं गए थे? वो कह रही थी। और कब आए थे? सुबह 6 बजे। मैंने जवाब दिया। नाश्ता किया था? उसने पूछा। मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो बोली, अब 11 बज रहे हैं, तुम जरा कमरे से निकलो, मैं कपड़े बदल लूं, फिर नाश्ता तैयार करती हूँ। मुझे अफसोस है शोभा, मैंने बेड से उठते हुए धीमे लहजे में कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। मेरी नजरों में तुम्हारे लिए बड़ा एहतराम है, मैं समझ रही हूँ।
اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میری بات کاٹ دی. شاید تم نیند میں اٹھ کر آگے ہو. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. مجھے تمہاری نیند پر کوئی شبہ نہیں. اب تم باہر جاؤ, میں کپڑے بدل لوں. میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا. چند لمحے حالی حالی سے نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا. میں دیر تک ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہا, جس سے میرے دماغ کی تپش کسی حد تک کم ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.